आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 32। सेल्वन दुकान से खाने का सामान खरीद कर वापस घर की ओर आता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर आते सारा सामान मेज पर रखकर पास रखे थर्मस से कप में चाय उड़ेलते उड़ेलते बगल के कमरे में चल देता है। कमरे में आते ही उसकी नजर बिस्तर पर जाती है जहाँ रूबी लेटी थी। सेल्वन चाय का एक घूंट भरते कमरे की खिड़की का पर्दा झटके से खोल देता है, जिससे पहली धूप तेजी से कमरे में फैलती है। सूरज की तेज रोशनी अब सीधी रूबी के चेहरे पर पड़ रही, जिसकी चकाचौंध से वह तुरंत ही आंख खोल बैठी। उठते ही वह अपने आसपास देखती है। सेल्वन अब कुर्सी पर आराम से बैठता हुआ चाय चुसकता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग रूबी। रूबी अब आवाज की ओर चौंक कर देखती है, पर अचानक पिछला ध्यान आते ही वह फुर्ती से बिस्तर से उठती हुई कह उठती है, सुबह हो गई और मेरी माँ। रूबी तेजी से बिस्तर छोड़कर दरवाजे की ओर भागती है। उसे देखते ही सेल्वन मुस्कुराते हुए चाय का अगला घूंट भरने लगता है। भूमि फोन पर थी और सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। थैंक्स डैडी जी, अब आगे मैं संभाल लूंगी। उस पार से दीवान थे जो कह रहे थे, वो बच्चे आज शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वे सब स्टेशन पर मिले और हाँ, मैंने नहीं ये आकाश ने करवाया है काम। वे इतना कहकर कुछ पल के मौन में शायद कुछ सुनना चाहते थे। भूमि ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उन्हीं को शुक्रिया कहती वे फोन रख देती है। भूमि जानती थी वे इस समय घर पर ही थे। वह असमय वे किसी से भी मिलते नहीं थे और घर पर अपने कमरे में ज्यादातर समय अकेले ही बिताते थे। भूमि भी बहुत जरूरी होने पर उनके पास जाती, बाकी फोन पर ही संपर्क कर लिया करती। यही इस घर की त्रासदी थी कि कहने को सभी परिवार में थे, वह कोई किसी के संग बेवजह उठता बैठता नहीं था। सभी के आपस में मिलने की एक निश्चित वजह होनी चाहिए थी, जिसके अलावा वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते थे। भूमि अपनी संस्था की ओर से परेशान चल रही थी, पर उनकी हालत उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। योगेश से उसकी हालत का सुनने के बाद वे संस्था जाने से पहले उससे मिलने उसके कमरे की ओर चल देती है। अरुण को हौले से झंझोड़ती हुई भूमि कहती है, अरुण उठ तो देख तो कितना दिन निकल आया है, और एक तू है कि अभी तक सोया पड़ा है। आसमान का अरुण धरती के अरुण को इस तरह सोता देख कितना दुखी होता होगा। अब उठ भी सही। स्नेह से वे कहती है। बहुत देर झंझोड़ने के बाद अरुण धीरे से आंख खोलता है। पर्दे की ओर से धूप अब छन छन कर कमरे के फर्श पर गिर रही थी, पर अरुण के हाव भाव में गहरा निस्तेज का भाव था। अरुण, ये तुझे क्या हो गया है? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? कहीं बाहर आना जाना नहीं, ऑफिस में जाना बंद कर रखा है, और अपनी शक्ल तो देख, लगता है अपना चेहरा देखना तक तू भूल गया है। तुझे पता भी है कि तेरी इस हालत देख के तेरे अपनों को कितना दुख पहुंचेगा। अरुण अभी भी उसी खामोशी में पड़ा था। भूमि अब उसके बढ़े हुए बालों को माथे से हटाती हुई माथे की चोट को हल से सहलाती हुई कहती है, ये शराब अब ना तुझे पीने लगी है। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? तो एक पल भी ये नहीं सोचता कि ऐसे देख के मेरे मन पे क्या गुजरती होगी। अरुण अभी भी खुली आंखों से भूमि की ओर बिना देखे ही कहता है, मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए तो मैं शराब में डूब कर सब भूल जाना चाहता हूँ। इससे दूसरों को दुख या कष्ट क्यों होगा? बहुत खूब अरुण, क्या बात कही है। आज तेरी भाभी तेरे लिए कुछ नहीं रही, दूसरी हो गई है ना। ये कहते तुझे लाज नहीं आई? मन तो करता है कि कहते कहते भूमि की पलकों पर बूंदे झिलमिलाने लगती है। हाँ हाँ भाभी, मान लो मुझे। बिफरता हुआ अरुण अब उठता हुआ कहता है। वो भूमि अब उसकी ओर बिना देखे उठती हुई कहने लगती है, चुप, अब मुझे कभी भाभी मत कहना। आखिर मेरा तुझ पर है ही क्या अधिकार? भाभी ऐसा मत करो। लड़खड़ाते हुए अरुण भूमि को रोक लिए उसके पैरों की ओर गिर पड़ता है। वह भूमि नाराजगी से उसकी ओर पलट कर नहीं देखती। वह डूबी जबान में कहता रहा, भाभी, अब अगर आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी में और क्या रह जाएगा? वैसे भी मैं सब कुछ हारा बैठा, अब इस जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही। मैं जीना नहीं चाहता, इस छल कपट की दुनिया में अब बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। अरुण, भूमि परेशान होती अरुण की ओर पलटती, उसके सर पर हाथ फिराती हुई कहती है, मत कर ऐसी बातें जो मेरा दिल चीर दे। भूमि समझ रही थी कि अरुण जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये सब झेलना कितना दुखदाई रहा। जब वे शादी होकर आई थी तब अरुण और मेनका छोटे ही थे
और इस घर में पिछले 10 वर्षों से वे हर संघर्ष में इसलिए हमेशा अरुण के साथ रही, क्योंकि वह उसके मन की था को समझती थी, जिसे आज तक उसके पिता भी नहीं समझ सके। तो बेरहम वक्त भी हर बार दर्द के लिए पता नहीं क्यों अरुण को ही छूता था। ये सोचती भूमि का मन भी भर आता है, मेरी एक बात मानेगा, उसे जहर पीना छोड़ दे। डबडबाई आंखों से वे अरुण को देखती हुई कहती है, ऐसे कभी कम गलत नहीं हुआ करते। इस तरह खुद को नशे में डुबोकर तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा। सोच अगर दादाजी इस वक्त यहाँ होते तो क्या वे तुझे इस तरह देख पाते। भूमि अब उसका चेहरा दोनों हाथों से उठाती हुई कहती, मेरी तरफ तेरी भाभी तो जी रही, दुखों का अंबार मेरे सिर पर भी तो है। पर दुख आने का मतलब ये तो नहीं कि व्यक्ति उनसे हार मान ले। आखिर मैं भी तो लगातार संघर्ष कर रही हूँ। अरुण, तेरी भाभी के अतीत के पन्ने सिर्फ और सिर्फ दुख की स्याही से पुते पड़े, तब भी मैंने हार नहीं मानी। और ऐसी भाभी मौका बेटा अरुण थक कर हार मान लेगा नहीं, तुझे लड़ना होगा। जीवन तो स्वयं में एक युद्ध भूमि है और हम सब इसकी योद्धा, और एक तू ही तो हथियार डाले बैठा है। उठ और पूरी ताकत से उनका सामना कर, तेरी जरूरत है सबको। नहीं अब उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आखिर क्यों? अरुण उठकर खड़ा हो जाता है। भाभी, इस दुनिया की हर चीज की अपनी एक्सपायरी डेट होती है, तो मेरे धैर्य की भी अब सीमा समाप्त हो चुकी। अब और कुछ सहने की सामर्थ्य नहीं मुझ में। अब नहीं होता कुछ भी बर्दाश्त मुझसे। अरुण सर पकड़े जैसे बैठ गया था। अरुण, भूमि का दिल तड़प उठा। थक गया हूँ समझौता करते करते। नहीं लड़ सकता मैं ऐसी दुनिया से जो सिर्फ फरेब और झूठ बोलती है। अरुण, अगर तुम बात किरण की कर रहे हो तो अपनी भाभी की एक बात हमेशा याद रखना कि जो आंखें देखती हैं अक्सर वही सच नहीं होता। कभी कभी बिन देखा भी सच होता है। मैं नहीं जानती कि किरण ने ऐसा क्यों किया, पर एक बात प्रमाण से कह सकती हूँ कि उसके पास इस बात की जरूर कोई ठोस वजह नहीं होगी। कुछ वक्त तो दो खुद को। चलो उठो और सब भूल कर एक नई शुरुआत करो। मैं चाय भिजवाती हूँ, मुझे भी संस्था जाना है। वे प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती चली जाती है। उन्हें जाता देख अरुण मन ही मन बतलाता है, काश मैं ये बात खुद से बोल पाता, काश खुद को भी यही कहकर मैं समझा लेता, काश जाते जाते वे अपनी यादें भी मुझसे ले जाते, काश दिल में भी कोई डिलीट का बटन होता। रूबी हड़बड़ाती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके दिमाग में बस अपनी माँ को लेकर ही फिक्र बनी हुई थी। वो उस वार्ड की ओर बढ़ी जहाँ उसकी माँ एडमिट थी। वार्ड को खाली देख वो तुरंत ही रिसेप्शन की ओर भागी। उफ, मेरी माँ! उसके होश पूरी तरह से उड़े हुए थे। कई तरह की बातें उसके दिमाग में डर की तरह उमड़ने लगी कि कहीं उसकी माँ को हॉस्पिटल से हटा तो नहीं दिया गया, फिर उनका इलाज कैसे होगा, फिर वो ठीक कैसे होंगी। और उनकी बिगड़ती हुई हालत ऐसे ढेरों प्रश्न रूबी को परेशान किए दे रहे थे। अरे रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे केबिन में तुरंत आओ। ये डॉक्टर की आवाज़ थी जो ठीक उसके पीछे से आई। रूबी चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। डॉक्टर अपनी बात कहकर वापस अपने केबिन की ओर चल दिए थे। रूबी भी बिना रुके तुरंत ही उनके पीछे पीछे चल। डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ वो वार्ड में नहीं है, वो कहाँ चली गई? केबिन में तुरंत ही पहुंचते हुए डॉक्टर के बैठने का भी इंतजार नहीं कर पाए। कम डाउन रूबी, अभी तो ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ देर बाद हम शिफ्ट करेंगे, और फिर कीमो कब करानी है। डॉक्टर अपनी रॉ में कहे जा रहे थे, पर हकपकाई रूबी उनकी बात बीच में ही काटती हुई कह उठी, ऑपरेशन, कीमो? पर मैंने तो फीस ही नहीं भरी डॉक्टर साहब। अब आश्चर्य से डॉक्टर उसके हाव भाव को देखने लगा। क्या बात कर रही हो? कल रात ही तो तुमने भिजवाए पैसे, वो भी पूरे 3 लाख। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में हो। अब वे तल्लीनता से अपनी बात कहते कहते एक फाइल खोलते हुए कहते हैं, 1 घंटे बाद हम शिफ्ट करेंगे उन्हें, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की डिटेल बता पाऊंगा। वो ठीक है, तुम मुझसे 1 घंटे बाद मिलो, ओके? डॉक्टर अपना ध्यान फाइल पे लगा देते हैं। इसका साफ अर्थ था कि रूबी से उनकी बात खत्म हो चुकी थी। रूबी थके मन से वहां से उठकर बाहर निकली, लेकिन अब उसके मन में कई सवालों की धमाचौकनी मची हुई थी। आखिर किसने उसकी माँ के इलाज के रुपए दिए और क्यों? क्या वे वही है जिसके पास वह रात भर रुकी? क्या उसी ने उसकी मदद की? सेल्वन से अनजान रूबी अब हॉस्पिटल से निकलकर फिर से उसके घर जाने को निकल गई थी, अपने सवालों के जवाब पाने।
हरिमन काका चाय की ट्रे लिए अरुण के कमरे में आते उसे रोजाना की तरह वैसा ही उदासीन बिस्तर पर औंधे लेटा पाते हैं। अपनी नियमित दिनचर्या में वे अरुण को हौले से झंझोड़ते चाय का कप उसकी नजरों की सीध में रख देते। पता था ना वह चाय का लेगा कप और ना आवाज लेकर उनकी पसंद बताएगा। उसका विराग देख उनका मन कैसा कसैला हो उठा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। वे उसी निस्तेज भाव से वापस जाने लगे। काका, अरुण की आवाज सुन वे तुरंत उसकी ओर पलटते। वे अपनी अधकुली आंखों से उसकी ओर देखता हुआ कह रहा था, काका, मेरे में कोई आई है क्या? कौन बेटा? काका सोचते हुए कहने लगे, अच्छा हाँ, राजवीर लाया है उसे। वो शायद उसकी दूर की बहन है। बेचारी की याददाश्त गई हुई है, जिससे वे अपने घर से पिछड़ी है, तभी मालकिन ने रख लिया। उजला नाम है उसका। वे अपनी बात कहकर 2 पल तक अरुण की प्रतिक्रिया के लिए रुकते हैं, पर जब वह कुछ नहीं कहता तो वे वापस चले जाते हैं। अरुण भी मौन अपनी आंखें यूं बंद कर लेता है मानो गुजरी रात की खुमारी अभी भी उतरी ना हो। भूमि को संस्था जाने की जल्दी थी। तब से बार बार उसके लिए कॉल आ रही थी। उसकी संस्था के लिए बहुत बड़ी घटना थी, जिससे उसकी संस्था की साख ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि इस वक्त उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव में लगी थी। इससे उसका मन पहले से ही झुंझलाया हुआ था। उस पर क्षितिज की नैनी की गलती पर वह कुछ ज्यादा ही भड़क उठी। ये काम और जिम्मेदारी के ऊपर बच्चों के मन को समझाने की बात होती है। मैं बार बार तुम्हें कैसे समझाऊं कि उसको समझकर काम करो, ना कि उसकी हर एक बात मानते हुए। पता नहीं किसने तुम्हें नैनी बनाया। मैं मुंह बनाए खड़ी थी। भूमि और क्षितिज के पास आती है। सीधे इशारे से अपनी माँ को झुकने को कहता है। भूमि के झुकते उसके गले में बाहें डालता हुआ कहता है, आप मेरी वजह से गुस्सा हो क्योंकि आज फिर मैं स्कूल नहीं गया? मैं आपको बहुत तंग करता हूँ ना? उसका भोला सा चेहरा अपनी हथेली में भरती उसे चूमती हुई भूमि और सहज होती कह उठी, अपने क्षितिज से मैं कभी नाराज हो सकती हूँ क्या? नहीं ना? बस अभी मामा को बहुत जरूरी काम से जाना है। तब तक आप अच्छे बच्चे की तरह रहना। मैं शाम को आकर मिलती हूँ। ओके मामा। तुरंत चहकता हुआ क्षितिज कहता है। उसकी चहकी बता रही थी कि स्कूल से आजादी की खनक थी वो। भूमि भी उसकी बचपने पर मुस्कुराती हुई बाहर निकलती। रूबी अपने ढेरों सवालों के साथ सेल्वन के घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खटखटाते उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर जाती है। परेशान होकर वह अपने आसपास देखने लगती है। पास ही पान की दुकान पर खड़ा आदमी उसे घूर कर देख रहा था, पर रूबी उसको अनदेखा करती हुई पान वाले के पास आती है। सुनो भैया, जरा बताओगे यहाँ जो साहब रहते हैं वे कब आएंगे? पान वाला पहले तो यूरी को गौर से देखता रहा, फिर एक पान को अपने मुंह में चबाते हुए वह तिरछे होंठ से कहता है, तो आप शैलन भैया की बात कर रही हैं? वो तो हमको नहीं पता कि कब आवेंगे। कभी रात बिरात आवत है तो कभी पूरा दिन वही ताला पड़ा रहता है। कोनो जरूरी काम हो तो हमको बता दो, हमको पूरा बता देंगे। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे फिर आना ही होगा। अपनी बात धीरे से कहती निराशा से वापस मुड़ जाती है। पान वाला रूबी को जाता हुआ उसी की ओर देखता रहा। इधर एक आदमी आकर उसके पैर पर जोर से हाथ मारता हुआ कहता है, ओ भैया कहाँ खो गए? कहाँ है मेरा स्पेशल वाला पान? अब आया हो जाकर, तब बना के रखे थे, वो कहा हम खा लिए, दूसरा बनाते हैं, जाना नहीं। वह आदमी मुंह बनाए वही खड़ा रहा, जबकि पान वाला बीच बीच में सैलमन के घर की ओर नजर उठाकर देखता हुआ पान में कत्था मलने लगता है। विवेक नुक्कड़ से चाय पीकर एक छोटे से ढाबे की ओर बढ़ रहा था। वहां पे कोने वाले टेबल पर बैठते वे जैसे ढाबे वाले लड़के के इंतजार में बैठा इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर उधर नहीं गई जहां ढाबे का आदमी बैठा उसे ही घूर रहा था। शायद इस बात का विवेक को आभास था, इसलिए वह जानकर ढाबे के मालिक की ओर ना देखते हुए उस लड़के को इशारा करके अपने पास बुलाता है। वह लड़का एक नजर विवेक को तो दूसरी नजर ढाबे के मालिक की ओर दौड़ाता है, जो अभी भी तीक्ष्ण नजर से विवेक को देख रहा था। इससे बेखबर विवेक उस लड़के के आते उंगली से इशारा करते हुए कहता है, एक प्लेट दही थेपला लाना। लड़का अब भी कुछ ना कहता, बस चुपचाप बेबस नजर से ढाबे मालिक की ओर देखता है, जो अपनी कर्कश वाणी से कह रहा था, पहले पिछला उधार चुकाओ, तब मिलेगा अगला कुछ। आवाज की कर्कशपन से विवेक एकदम से उखड़ता हुआ चीख उठा, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आता हूँ। उधार में खा रहा हूँ, खैरात में नहीं।
हाँ तो उधार चुकाने पर है, वो खैराती न चुकाने पर खैराती बन जाती है। ढाबा मालिक फिर उसी ठसक में बोलता है। अब विवेक तमतमाए चेहरे से कुछ और ही कहने वाला था कि तब कुछ ऐसा हुआ कि विवेक के साथ साथ ढाबे वाला भी अवाक रह गया। अचानक 2000 का नोट उसके सामने रखता हुआ सेल्वन कह उठता है, 2 प्लेट दही थेपला और बाकी तू रख ले खैरात समझकर। कहता हुआ सेल्वन विवेक के पास आकर बैठता हुआ उसे मुस्कुरा कर देखता है। विवेक कुछ समझ नहीं पाया तो उठकर जाने लगा तो सेल्वन उसकी ओर देखता हुआ कह उठा, अब मैं 2 प्लेट तो खा नहीं पाऊंगा, बस साथ देने के लिए तो रुक जाओ दोस्त। सेल्वन की दोस्ताना मुस्कान विवेक को रोक लेती है और वह बुझे मन से फिर उसके सामने की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेनका अपनी सहेली वैशाली के घर में थी। मेनका उसके सामने उदास भाव के साथ बैठी थी। मैं लगातार उसे समझा रही थी, तुम्हारे लिए मैंने भी पंचकर्मी छोड़ दिया, अब यहाँ भी मेरे साथ कॉलेज ज्वाइन करने पर तुम कॉलेज क्यों नहीं आती? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम सुन भी रही हो मेरी बात या यूं ही बकबक किए जा रही हो? हाँ सुना, संक्षिप्त सा उत्तर देकर फिर वैसे ही सर झुकाए मेनका बैठी रही। वैसे सच पूछो तो मजा वहाँ पढ़ने में जो आता था वो यहाँ नहीं आता। हमारा कितना बड़ा ग्रुप हुआ करता था, पर तू ना बस विवेक के साथ ही रहती थी। वैसे उसको कुछ पता चला क्या? मेनका खामोशी से अपना सर ना में हिला देती है। तो कहीं तू वापस पंचरी जाने का तो नहीं सोच रही? नहीं, मैं तो बहुत दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ ना मैं किसी को जानती हूँ ना कोई मुझे जानता। मैं कोई अनजान जगह खो जाना चाहती हूँ। कम से कम अपनों के बीच तो अनजान होने के एहसास से बुरा एहसास तो नहीं होगा ना? मेनका ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि तुम नहीं मिली विवेक से, मेनका विफरती हुई कहती रही। कितने अनजानों की तरह वो मुझसे मिला। लगा वह शक्ल तो विवेक की थी पर वह कोई अजनबी ही था। मुझे देखकर भी उसके हाव भाव इतने बेगाने बने रहे कि बता नहीं सकती कि इस वक्त मेरे भीतर कितना कुछ टूट कर बिखर गया। मेनका अपने आंसू किसी तरह जब्त करती कहती रही, पूरे 3 साल से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। हर लम्हा उसके इंतजार में मैं डूबी रही, पर उस पल की वीरानगी की लेश मात्र भी अंश उसके चेहरे पर नहीं दिखा। पता नहीं क्या हो गया है उससे। वैशाली चुपचाप मेनका को सुन रही थी। जानती हूँ वैशाली, जब विवेक को इतने समय बाद अचानक अपने सामने देखा तो मेरा मुरझाया चेहरा खिल उठा। लगा खुशी के मारे दिल सीने से बाहर ही निकल आएगा। दिल थामे मैंने उसे नजर मिला, लेकिन वो मेरा विवेक नहीं था। मैं खुद को बार बार एहसास दिला रही हूँ कि वो एक बुरा सपना था, क्योंकि मेरा विवेक मेरे साथ ऐसा बेगानापन कर ही नहीं सकता। इतना कहती ही मेनका फूट फूट कर रो दी। वैशाली उसे समझाती हुई दिलासा देती रही, देखो मेनका, हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। अभी हमें ये भी तो नहीं पता कि अचानक से उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, इतने समय वे कहाँ रहा और तुमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया। देखो, अगली बार वे मिले तो कसम देकर उससे उसका दिल का हाल पूछ लेना, और वह तुम्हें दिलो जान से चाहता है, इसलिए वह तुम्हारी कसम कभी नहीं झुठलाएगा। मेनका अब खामोशी से उसके कंधे पर सर रखे धीरे धीरे से सकने लगी। विवेक किसी तरह से खाना हलक में उतारते उतारते सेल्वन की ओर देखता हुआ कहता है, दोस्त मैं इसके पैसे तुम्हें कल तक चुका दूंगा। घर तो बेच दिया, अब क्या बेचने वाले हो? सेल्वन आराम से एक कौर मुंह में अंदर डालते हुए कहता है, जबकि सुनते विवेक के होश उड़ जाते हैं। तुम ये कैसे जानते हो? तुम हो कौन? बस इतना जान लो, तुम्हारी मेरी मंजिल एक है। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर हमारी मंजिल एक कैसे हो सकती है? विवेक अब उसे घूरता हुआ कहता है, अभी तो दोस्त कहाँ? सेल्वन के हाव भाव अभी भी इत्मीनान से भरे हुए थे। देखो, तुम जो भी हो, मैं एहसान किसी का भी नहीं रखता, कहता हुआ विवेक आधा खाया हुआ खाना परे सरकाता हुआ कहता है। सेल्वन इस बात को नजरअंदाज करता हुआ कहता रहा, एहसान कैसा? तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और हिसाब बराबर। आखिर हम एक साथ मिलकर उस दीवान परिवार को खत्म होते देखना चाहेंगे। विवेक हतप्रभ बना रहा। सेल्वन में अपनी प्लेट परे सरकाता हुआ कहता है, तुम क्या समझते हो, इस छोटी मोटी चालों से इतने बड़े एम्पायर को हिला पाओगे? बिल्कुल नहीं। दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन के कद तक आना पड़ता है, तब होती है बराबर की लड़ाई, और मैं दूंगा उसमें तुम्हारा साथ। और वो क्यों? क्योंकि हमारी वजह अलग हो सकती है, पर मंजिल एक ही है। तुम अभी चलो मेरे साथ। कहता हुआ सेल्वन उठ जाने लगता है। झक मारे विवेक भी उसके पीछे पीछे चल देता है। विवेक सेल्वन की बुलेट के पीछे बैठा था।
वो बुरी तरह से उलझा हुआ था। इस वक्त उस अनजान के संग रहने पे वह खुद को रोक भी नहीं पाया। सेल्वन किसी तरह से सामने रोकता हुआ कहता है, ये आज से तुम्हारा नया ठिकाना है, आज से तुम यही रहोगे। विवेक बुलेट से उतरता हुआ उस घर को घूर कर देखता हुआ कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझ पे एहसान क्यों किए जा रहे हो। ये एहसान नहीं है विवेक, ये कीमत है उस काम की जो तुम अब करोगे मेरे लिए। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? तो क्या रोजाना स्टेशन और रहनवास में रात काटते हुए दीवान परिवार से अपना बदला लोगे? कहता हुआ सेल्वन जिस तरह से हंसा, उसे देख विवेक के दिमाग में जैसे खून का दौरा बढ़ गया। अब कि वह सेल्वन के ठीक सामने आता, उसकी आंखों को घूरता हुआ कहता है, तुम्हें मेरे बारे में एक एक खबर है। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो मुझसे? सेल्वन, और आज से तुम्हारा दोस्त और दीवान परिवार की तबाही का मददगार। क्या इतना परिचय मेरा काफी नहीं है? हाथ मिलाते सेल्वन विवेक की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर विवेक उसी तरह से तटस्थ बना रहा। तुम्हें ये किसने कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है? मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। विवेक की इस बात पर एक बार फिर सेल्वन हंसी उड़ाने के अंदाज में बोलता है, तुम इस वक्त जो तुम्हारी हालत है उससे मंजिल तो दूर, उसके दरवाजे तक भी तो नहीं पहुंच पाओगे। और यही सच है। ये जो दुनिया है ना, बस दो हिस्सों में बटी है। एक वो जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो एक वो जो अपनी जरूरत भर भी नहीं कमा पाते। और तुम सोचते हो कि इस दूसरी श्रेणी में खड़े होकर तुम पहली श्रेणी वालों का कुछ भी बिगाड़ पाओगे? और उससे पहले ही तुम्हारी भूख तुम्हें हरा देगी, तुम्हारी जरूरतें तुम्हें अंदर तक तोड़ देंगी। इस रोजाना की भूख से लड़ना आसान नहीं है दोस्त, मैं भी इससे गुजरा हूँ। इसे मुझसे बेहतर कौन इस वक्त तुम्हें समझेगा? बाहरी दुश्मन से लड़ना तब होगा जब रोजाना की जिंदगी की जंग जीत पाओगे। विवेक वाकई निरुत्तर हो गया था। उसकी चुप्पी देख सेल्वन आगे कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं वाकई तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। अब ज्यादा कुछ मत सोचो विवेक, और अंदर आओ। कहता हुआ सेल्वन अपनी पॉकेट से कोई चाबी निकाल के उस दरवाजे का ताला खोलने लगता है। विवेक थके हाव भाव के साथ अब उसके पीछे पीछे हो लिया था। हरमन काका उस कमरे की ओर आते हैं जहाँ किरण को ठहराया था। उस कमरे का दरवाजा खुला था, जिससे वे सहज उसमें आते कमरे को देखते रह जाते हैं। अब तक किरण कमरे को साफ करके अपने रहने लायक बना चुकी थी। अरे बिटिया, तुमने तो कमरे को चकाचक कर दिया। किरण अब आवाज सुनते पीछे पलट कर देखती है। वे अभी भी कह रहे थे, हम सोचे थे कि तुम्हारी मदद कर देंगे। चल बहुत अच्छा, तुम अपना काम निपटा कर रसोई में आ जाना। कहकर वे वापस चले जाते हैं। किरण उनको जाते ठहरी हुई देखती है। उसके हाव भाव में अब एक निर्णय था, यह अपने वक्त से समझौता। ये वे खुद भी नहीं जानती थी, पर उनसे मिलने के बाद से ही उसने अपनी नियति का वक्त पर निर्णय मान लिया, और इस वक्त घर को पूरे मन से उसने स्वीकार कर लिया। हालांकि वे अभी खुद भी नहीं जानती थी कि जो घर उसके लिए पहले भी किसी चुनौती से कम नहीं था, और अब तो और भी कठिनतम गुजरने वाला था। पर इस सब के बावजूद वे अब खुद को समर्पित कर चुकी थी। गहरा श्वास भरती वे रसोई की ओर चलती थी। आखिर क्या होगा किरण और अरुण की जिंदगी में? और विवेक किस राह की ओर चल दिया है? क्या सेल्वन कहीं उसकी जिंदगी का फायदा तो नहीं उठाना चाहता? रूबी किस तरह से जुड़ेगी सेल्वन से? इन सब तारों को जोड़ने के लिए सुनते नहीं कहानी बेइंतहा सफर इश्क। और कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें।